फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी घटना चक्र 2023 से। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, वो कंप्लीट हो चुका है, आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और इसके साथ ही एंशिएंट हिस्ट्री को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमने सोचा कि मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बिहार दरोगा हो या फिर बीपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देखने वाले हैं। चलिए मॉडर्न हिस्ट्री में चलते हैं, सीधे वहीं पहुँचते हैं। चलिए आ गए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में। आधुनिक भारत का इतिहास। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यह हुआ था अल्मीडा। अल्मीडा ऑप्शन नंबर सी। रिवीजन के तौर पर देखिएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर के 1509 का आगमन हुआ। वह 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था। 1509 में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचिन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान किया। कहाँ किला बनवाया है? तो अंज द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा वहाँ पे मैं डिटेल बताते चलूंगी। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? यह करते थे पुर्तगाली ऑप्शन हो जाएंगे सी। पुर्तगाली लोग करते थे, ऑप्शन नंबर सी। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। किसे? हॉकिंस को सम्मानित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां अथवा इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समय स्वालिब पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? सर थॉमस रो भारत आया था जहांगीर के समय। सर थॉमस रो राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा तथा जनवरी 1615 में पहुंचा, लेकिन जनवरी 1616 में वह अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। कहाँ? तो अजमेर में। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? डचों ने अपनी फैक्ट्री 1632 ईस्वी में स्थापित की थी पटना में। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यंत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्रियों की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका आंसर हमेशा 1632 दिया जाता है। 1632 आप लोग ध्यान रखा करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे और भी दिया गया है, सर्वप्रथम डचों ने, अप्रमाणित स्रोत से यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि किसमें थी? तो इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन। सूती वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम आदि से संबंधित व्यापार में था। इनका रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा और अफीम में था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण कौन था? तत्कालीन कारण कौन था? तो हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक का जो युद्ध होता है यह प्रथम युद्ध 1746 से लेकर के 1748 के बीच होता है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था, इसी का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरोध दोनों दलों अंग्रेज व फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया।
अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अदयार नदी पर स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एला सापला की संधि 1748 ईस्वी में हुआ है। ध्यान रखिएगा, एला सापला की संधि 1748। एला सापला की संधि से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ है, जिसमें फ्रांसीसी की हार हो जाती है। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार दिया गया है। अंबर का युद्ध, अंबर या फिर कहीं कहीं अंबुर का युद्ध दिया रहता है। अगर पूछ दिया जाए अंबर का युद्ध कब हुआ था, तो यह हुआ था 1749 में, अगस्त 1749। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने बेलूर के समीप, डिटेल को ध्यान रखिएगा, बेलूर के समीप अंबर या अंबुर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य से उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिणी भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध ध्यान रखिएगा, जून 1757 में हुआ था। बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, जानते ही होंगे। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जिम्मेदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए कितना, तो 24 परगनों की जिम्मेदारी को से पुरस्कृत की और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, जनवरी 1760 में। अंग्रेजी सेना सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करा था, तो काउंट डी लाली करा था, काउंट डी लाली। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764, मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेजों के मध्य हुई थी। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो कर रहे थे। बक्सर के युद्ध ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी थी। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को डिटेल चाहिए या फिर मैं सिर्फ ऑप्शन को ही कराते जाऊँ। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर हराया था थॉमस बेस्ट को। इसके डिटेल को आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? वही क्वेश्चन है, तो यह बिहार हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किससे बनाया था? तो यह किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को बनाया था। और बिहार का किससे बनाया था? तो सिताब राय। ऑप्शन हो जाएंगे ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि हुआ था। इसी के फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से किसे दे दी थी? तो अंग्रेजों को दे दी थी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी, जिसके लिए 26 लाख रुपया सरकार जो है अंग्रेजी सम्राट जो है उसे देगी, तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उप दीवान मुर्शिदाबाद का किसे नियुक्त किया गया? तो रजा खान को। वही बिहार का किसे? तो सिताब राय को नियुक्त किया गया था। मोहम्मद रजा खान उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवान तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही डिटेल दिया गया है, देख भी सकते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए थे। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी। उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी?
बहादुर शाह जफर के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम आज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। चलिए, कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह किसके सापेक्ष है, क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय के बारे में ऐसा कहा गया है। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। इनके बारे में डिटेल दिया गया है। शुकर मिसर से संबंध थे। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भावों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली वरकजई सरदारों फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसके अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह ए नूर हीरा भेंट की। ये सब इनके बारे में डिटेल दिया गया था। सिंपल सी बात है, शुकर मिसर से संबंधित है। शाह शुजा ने इन्हें कोहिनूर हीरा भेंट की थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी किसे? श्रीरंगपट्टनम को। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, फ्रांस और मैसूर, अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का ब्रिज किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, ये देश को याद रखिएगा, अरब, कुस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूत मंडल भेजे थे। कहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी और उसका सदस्य वही बना था। ध्यान रखिएगा, जैकोबियन क्लब जो कि फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ। ऑप्शन नंबर सी। 1792 ईस्वी में, मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल हुए थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। डिटेल इसलिए आप लोग को देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में इस बार तो देखे ही होंगे 68वीं बीपीएससी में क्या हालत खराब किया था। ऐसा क्वेश्चन आया था जो हम लोग कभी सुने नहीं थे। टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उसके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कॉर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। यह किसका टिप्पणी था? यह था कॉर्नवालिस का। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं रहती है। जैकोबियन क्लब की स्थापना, जैकोबियन क्लब में शामिल कौन हुआ था? तो टीपू सुल्तान हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। 1837 ईस्वी से ठगों का अंत हो गया। ध्यान रखिएगा। चलिए ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? यह लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 ईस्वी में की गई थी और 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दी थी। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खान और सिताब राय को पदच्युत कर दिया, मतलब पद से हटा दिया। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है? यह कहता है सर लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? यह बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय 1854 ईस्वी में
देखिए 1853 ईस्वी में कहाँ से कहाँ तक, तो बम्बई से थाने के बीच, बम्बई से थाने के बीच। और दूसरा अगर पूछ दिया जाए तो 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी, कलकत्ता से रानीगंज के बीच। दूसरा ध्यान रखिएगा, पहला तो पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन दूसरा ध्यान रखिएगा 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, क्या हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी, बकास्त भूमि की वापसी। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936-38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यह कौन था, तो हो जाएगा कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था, ध्यान रखिएगा, और अंतिम भारत का गवर्नर जनरल था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, कब शामिल किया गया था, दिसंबर 1856 ईस्वी में। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल्स के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफल्सों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर के चर्बी लगी होती थी। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। चर्बी वाले कारतूस जो है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, कुंवर सिंह। बिहार पूछ दिया जाए, जगदीशपुर, आरा, ये सब पूछ दिया जाए तो यह हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन्हें बिहार का सिंह माना जाता है, इन्हें बिहार का सिंह माना जाता है, कुंवर सिंह को बिहार का सिंह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और डिटेल दिया गया है, इसे पढ़ना चाहते हैं तो मदद पढ़ सकते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद उनके भाई जो थे अमर सिंह, इन्होंने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, यह किया था कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह। देखिए कुंवर सिंह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया। कुंवर सिंह राजा थे तो कहाँ के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा थे। बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 ईस्वी में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की राज्य जमींदारी संभाली। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेनानायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है, वही क्वेश्चन है, जगदीशपुर से। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, यह हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और से जो भी बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें हर बार एक क्वेश्चन डाला हुआ रहता है, लेकिन 68 बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न नहीं था इनसे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों की 3 रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया। कब, 25 जुलाई 1857 को। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे। यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। नाना साहब ने भी भाग लिया था, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जिन्नत महल दिल्ली से। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये ध्यान रखिएगा बेगम जिन्नत महल जो थी यह अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिए थे, जबकि भाग कौन लिए थे, तो बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, यह थे राजपूत कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। कौन सा केंद्र था, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम टेलर और बंगाल गोलदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा इस विद्रोह को बिहार में दबा दिया गया था। किसके द्वारा, विलियम टेलर और बंगाल गोलदाज के द्वारा। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? बिहार से ही किया। वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। देख सकते हैं बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कौन चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम, जबकि अधिकारियों की क्षमता यह नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर भाग लिए थे, साहूकार भाग नहीं लिए थे। साहूकार भाग नहीं लिए थे। कृषक भी भाग लिए थे, लेकिन जब जमींदार जो थे, पढ़े लिखे जो लोग थे, वह भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे भी डिटेल देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। वीडियो लंबी बन जाने के कारण ही मैं फास्ट चलना स्टार्ट करती हूँ। एक गवर्नर जनरल कैनिंग का एक टिप्पणी है, इसे ध्यान रखिएगा कि तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। यह किसने कहा था? तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। यह जो टिप्पणी किया था, यह लॉर्ड कैनिंग का है। लॉर्ड कैनिंग का है। बाकी इसका और डिटेल देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बहुत लंबी डिटेल दिया गया है। इस तरह से चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बनेगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है, बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? कोई प्रभावित नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? मुंगेर, जबकि दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर या सभी के सभी प्रभावित हुए थे। ऑप्शन हो जाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? यह हो जाएगा बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 का हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। किसके? बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैपेबल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। ऑप्शन इसका बी होना चाहिए। हाँ, बी ही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी का डिटेल दिया गया है। विचार कीजिए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था। अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? तो कथन दोनों का और का सत्य है। का और का जो है दोनों सत्य दिया गया है और सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? क्या ली थी? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? क्या दी थी? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। और जॉन सीले ने क्या कहा था कि 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसमें सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। यह किसने कहा था? तो जॉन सीले ने कहा था। जॉन सीले और जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? क्या किया गया था वर्णित? वी.डी. सावरकर के द्वारा। वी.डी. सावरकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। किस पुस्तक में? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह का दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? यह हो जाएगा पील आयोग। पील आयोग का गठन किया गया था। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटा करके 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया। 1:2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। इस अनुपात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं क्या आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर दिया गया है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, यह भी होना चाहिए। लेकिन रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। यह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों मालिकों के विरुद्ध हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण ददनी प्रथा थी। कौन सी प्रथा? ददनी प्रथा, जिसने बंगाल मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था। इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक लिखा है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण, उसमें किस चीज का चर्चा? तो नाटक का। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना करमशाह ने। पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल की करमशाह ने चलाया था। करमशाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। फराजी कौन थे? फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फराजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह ने। कुका आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1840 के दशक में भगवत जवाहर मल द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनके 1885 ईस्वी में मृत्यु हो गई। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1857 के दक्कन का दंगों का तत्कालीन कारण महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने। 1845 से 83 इनका जीवन काल है। बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षण लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काले पानी की सजा दी गई। 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? यह महाराष्ट्र में हुआ था, खास करके पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण किया।
1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह बड़ौदा में 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बड़ौदा विद्रोह बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक बड़ौदा विद्रोह नहीं था, बघेरा विद्रोह। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था 1818 में। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 के आसपास समाप्त हो गया। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? क्या हो जाएगा? खोंड। आप लोग को इसका डिटेल चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैसा आप लोग कहेंगे वैसे उसी तरह से हम लोग करवाने का प्रयास करेंगे। खास करके मैं करवाने का प्रयास करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विशोई ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि या फिर मरिया को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का कारारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित हैं, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक महिला एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र विशोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया, यहाँ पे देख लेते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कोल विद्रोह 1831 से 32 के बीच, 1831 से 32 के बीच कोल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच। वही मुंडा विद्रोह 1899 के बीच। 1899 में क्या हुआ था? मुंडा विद्रोह। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यह हराया था मेजर बारो को। नेतृत्व किसने किया था? तो क्या था? सिंधु कान्हू, चांद और भैरव ने। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कान्हू ने। ऑप्शन नंबर ए। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में विद्रोह को खड़ा किया था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 ईस्वी के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों और बनियों और सूखेदारों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे, किंतु विकल्प में निकटतम उत्तर 1895 दिया गया है, इसलिए विकल्प क्या होगा? डी सही होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया था। कब? 1895 ईस्वी में। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से। मुंडा विद्रोह उलगुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता था। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुटकट्टी या फिर मुंडारी का जमींदारी या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 के बीच हुआ। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा कि दीकुओं, गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा मुंडा ने जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा मुंडा 1900 के शुरू में गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा को मार्च 1900 के शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में मर गए। विद्रोह कुचल दिया गया, परंतु बिरसा अमर हो गए। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो रांची है। कार्य क्षेत्र रांची है। सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया था? सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किसने किया था? तो बिरसा मुंडा ने ही किया था। 1899-1900 ईस्वी के बीच मुंडा क्रांति का नेतृत्व
कौन था या फिर नेता कौन था? बिरसा मुंडा ही थे, बिरसा मुंडा ही थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? कोल विद्रोह सिंहभूम में 1831 में नेतृत्व बुद्धो भगत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73। हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान इसका केंद्र कौन सा था? तो संथाल परगना था। हौज विद्रोह 1820-21। नेक्स्ट है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। छोटा नागपुर की हो एवं मुन्ना जनजातियों ने 1820-22 ईस्वी में तथा पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 ईस्वी तक शांति व्याप्त रही। सिंध की जनजातियों ने भी लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? किसने बगावत नहीं की? तो यह हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम ने नहीं की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? यह है सन्यासी विद्रोह का। सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी कीर्ति आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वंदे मातरम गीत जो है आनंद मठ से ही लिया गया है। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। ऑप्शन नंबर बी। 1876 में लॉर्ड लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रमण्यता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने वाला 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध शुरू हो गया। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई। 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि की गई। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इसे रद्द कर दिया था। इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था। इसे अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा। इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया था। इससे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विश्वेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था कहाँ लागू था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी एवं उत्तरी कर्नाटक में लागू था। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। 19% हिस्सा में शामिल था। 51% पे लागू था कौन सा? यह हो जाएगा रैयतवाड़ी। और 19% हो जाएगा आपका अस्थायी बंदोबस्त। और 30% भूभाग पे था या था महालवाड़ी। 30% भूभाग पर महालवाड़ी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारी छोटे पूंजीपति थे। कौन थे? तो भद्र नवाब थे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण कौन सा था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। ऑप्शन नंबर सी। 1793 को परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुआ था, पता ही है। 22 मार्च 1793 को स्थापित किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू की गई थी। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हुई। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। बिहार बंगाल किराएदारी अधिनियम लाया गया था 1850 ईस्वी में। बंगाल बिहार भूमि किराएदारी अधिनियम लाया गया था 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। मूल शंकर इनका मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था।
उन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों की शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। इनके गुरु का नाम क्या है? तो है स्वामी विरजानंद। 1867 ईस्वी में इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। पाखंड खंडनी पताका कब लहराई थी? 1867 ईस्वी में। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ? तो बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना कब की? तो 1875 में। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। अन्य रचनाएं इनका ध्यान रखिएगा: पखंड खंडन, वेदभास भूमिका, ऋग्वेदभास, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायाग विधि तथा वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? यह की थी शिशिर कुमार घोष को। शिशिर कुमार घोष ने ही मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, जबकि 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदी पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने ही की थी। बाद में हरीशचंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? उदारवाद नीतियों का प्रचारक लीडर। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? क्या हो जाएगा? बुद्धिजीवी वर्ग, नगरीय उच्च जातियां और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? यह थे राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता यह किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। प्रथम आधुनिक पुरुष, योगदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि एक एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अगस्त 1828 को हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था, परंतु 1830 ईस्वी में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रानाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रही। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। यह हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक रूप में उभरे। 1893 में इन्होंने शिकागो गए, जहां उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसे अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बहुत लंबी दिया गया है। एक याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। किसने कहा था? तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 1897 में की थी। 1897 में। स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे।
उनके बचपन का नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे चलकर स्वामी विवेकानंद कहलाए। नेक्स्ट है, उन्होंने रामकृष्ण के संदेश को विश्व में फैलाया। रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है। क्या है? वेदांत दर्शन है। इसका जो सिद्धांत जो है, ईश्वर मनुष्य जो है, मिशन जो है मनुष्य की सेवा को ईश्वर की सेवा मानता है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में परमात्मा का अंश है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। यह हो जाएगा आर्य समाज। 1875 बंबई में इसकी स्थापना किया गया था। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। यह भी ध्यान रखिएगा। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका डिटेल आप खुद से देख लीजिएगा। और 1902 ईस्वी में गुरुकुल की स्थापना की गई थी। यह भी ध्यान रखिएगा। श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। इन लोगों द्वारा 1902 में गुरुकुल की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 ईस्वी में। इनका जन्म जो है 1827 ईस्वी में एक माली के घर हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 एवं अपने संगठन सत्यशोधक समाज के द्वारा पखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। कब किया था? 1873 ईस्वी में। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्या की थी? मैडम एच.पी. ब्लावाटस्की ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एच.पी. ब्लावाटस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल ऑलकॉट विलियम कॉन जज एवं अन्य 1875 में इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यह हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। हम लोग 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। इसमें 300 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। 100 क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग इसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दें कि किस तरह से मैं चलूँ। अगर सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाऊँ तो ऑब्जेक्टिव करवा दूंगी। अगर आप लोग बोलेंगे कि डिस्कशन भी होना ज़रूरी है, डिटेल भी जानना ज़रूरी है, तो मैं डिटेल भी करवाऊंगी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जैसा आप लोग बताएंगे वैसा ही मैं करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक कर लें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।